This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित है। उनका स्वागत है। हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारे इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे सेमेस्टर 3 में, हम लोग नर्वस सिस्टम पर चर्चा कर रहे थे, चैप्टर नंबर 11 BHB।
हम लोग प्लेक्सस से शुरू करते हैं। हम लोगों ने ये देखा था कि जो प्लेक्सस है तो मिक्स नर्व का जो एंटीरियर रैमस है, दो जो भी स्पाइन से जा रही हैं वो सब मिक्स नर्व है, यानी वो आने वाली भी है, सेंसरी भी है और मोटर नर्व दोनों है, तो उनको मिक्स नर्व हमेशा कहा जाता है। तो मिक्स नर्व का जो एंटीरियर रैमस है वो अनेक, जैसे कई हो जाएंगे तो वो कई मिल जाएंगे, होने पर अगर उसको कई हो जाएंगे, प्लूरल शब्द है तो वो रैमी कहलाएगा, रमाई, रमाई कह सकते हैं, रैमस को रमाई। वे आगे बढ़कर क्या करेंगे, जो एंटीरियर भाग है केवल उसी बात कर रहे हैं, वो आपस में मिल जाएंगे और एक नेटवर्क बना लेंगे, एक जाल बना लेंगे। इसी नेटवर्क को प्लेक्सस कहते हैं, यही नेटवर्क को प्लेक्सस कहा जाता है। तो यानी इस नेटवर्क का मतलब हुआ कि इस प्लेक्सस में इस कोई भी नर्व है, उसके ऊपर की नर्व भी शामिल हो सकती है, उसके नीचे की नर्व भी शामिल हो सकती है, ये नेटवर्क का अर्थ है। यानी मिक्स नर्व है, उसमें ऊपर अनेक, ऊपर के नीचे की सबके मिल करके और एक उन्होंने प्लेक्सस बना लिया, एक जाल बना लिया, तो वो नेटवर्क बना लिया। उस नेटवर्क में, यानी उस नेटवर्क के माध्यम से अगर वो इनर्वेशन कहीं होगा तो उसमें कई नर्व इन्वॉल्व होंगी, ये उसका अर्थ है प्लेक्सस का। इसीलिए प्लेक्सस बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पोस्टेरियर रमाई कोई प्लेक्सस नहीं बनाती है, याद रखिए, वो यानी केवल एंटीरियर भाग बनाता है, पोस्टीरियर भाग नहीं बनाता है। एंटीरियर रमाई में थोरेसिक रीजन की एंटीरियर रमाई भी कोई प्लेक्सस नहीं बनाती है, यानी केवल आपका सर्वाइकल बनेगा और नीचे लंबर बनेगा, लेकिन ये जो थोरेसिक रीजन है इसका नहीं बनाएगा। तो हमारे जो एंटीरियर वाले में है वो सब मिलेंगे और आपका पोस्टीरियर कोई बनाएगा नहीं, थोरेसिक का एंटीरियर भी नहीं बनाएगा। तो कुल 5 प्लेक्सस होंगे। सर्वाइकल प्लेक्सस C1 से C4 तक, इसको सर्वाइकल कहा जाएगा, ये C4 तक रहेगा। जो ब्रेकियल प्लेक्सस, इसको C5 से T1 तक जो बोलेंगे उसको हम लोग ब्रेकियल प्लेक्सस बोलेंगे। तो सर्वाइकल प्लेक्सस C1 से C4 तक, ब्रेकियल प्लेक्सस C5 से T1 तक, लंबर प्लेक्सस फिर आ जाएगा L1 से L4 तक, सैक्रल L4 से S4 तक, और कोसिजियल केवल 2, S5 और कोसिजियल 1, बस। सर्वाइकल प्लेक्सस C1 से C4 तक के एंटीरियर रमाई मिलकर सर्वाइकल प्लेक्सस बनाते हैं। इनका इनर्वेशन एरिया हेड और नेक के मसल्स और स्किन होंगे। इनर्वेशन एरिया क्या हेड होगा और नेक के मसल्स और स्किन होगा। C3, C4, C5 यानी सर्वाइकल और ब्रेकियल का भी कुछ हिस्सा। C5 देखिए, C5 अगर हमारा ब्रेकियल में आएगा तो C3, C4 तो इसी में आ जाएगा सर्वाइकल। C5 माने ब्रेकियल प्लेक्सस का भी कुछ हिस्सा मिलकर फ्रेनिक नर्व का निर्माण करते हैं। तो फ्रेनिक नर्व जो होगी उसमें C3, C4, C5 होगी, ये डायफ्राम को सप्लाई करेंगे। यानी डायफ्राम का प्रभाव, अगर डायफ्राम को कर रहे हैं तो यानी C3, C4, C5 डायफ्राम को सप्लाई करेंगे। तो डायफ्राम के लिए कभी आपको यूज करना हो तो C3, C4, C5 उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, उन पे आपको कहीं ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस C5 से T1 तक के एंटीरियर रमाई मिलकर ब्रेकियल प्लेक्सस बनाएंगे। इनके इनर्वेशन एरिया का विवरण कैसे है, C5 और C6 से बने प्लेक्सस को एक्सिलरी नर्व, ये एक्सिलरी नर्व कहते हैं। इसका एरिया ऑफ इनर्वेशन डेल्टॉइड मसल और ओवरलाइंग स्किन है। ये शोल्डर जॉइंट और ओवरलाइंग स्किन प्रोवाइड करती है। यानी C5 और C6 के लिए जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हम लोग हमेशा कहेंगे कि हमारे कंधे के संबंध में जो जुड़ा होगा वो C5 और C6 का एरिया होगा। C5, C6, C7, C8 और T1 इतने मिलकर जो प्लेक्सस बनाएंगे वो रेडियल नर्व बनाएंगे। मतलब C5 से लेकर के T1 तक ये रेडियल नर्व होंगी। और ये नर्व कहाँ इनर्वेट करेगी, सबसे बड़ी नर्व है, इसका इनर्वेशन एरिया ट्राइसेप्स मसल्स, रिस्ट ज्वाइंट,
फिंगर ज्वाइंट, स्किन ऑफ थंब एंड फिंगर्स, यानी हाथ की उंगलियों वगैरह में जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हमको इसी एरिया को देखना पड़ेगा, यानी C5, C6, C7, C8, T1, इसको हम लोग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, इन पे प्रभावित होगा। C5, C6, C7 तीन से मिलकर जो प्लेक्सस बनेगा उसको मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व कहते हैं। इसका इनर्वेशन एरिया मसल्स ऑफ अपर आर्म, ऊपर का आर्म, और स्किन ऑफ फोर आर्म, आगे की, उस पर प्रभावित करेंगे। C5, C6, C7, C8 और T1 इसके प्लेक्सस मिलकर मीडियन नर्व का भी बनाते हैं। इसका इनर्वेशन एरिया मसल्स ऑफ फोर आर्म, स्किन ऑफ फ्रंट ऑफ थंब, थंब फिंगर और फिंगर्स हैं। तो यानी ये फिंगर्स वगैरह के लिए जब भी कभी होगा तो हमको C5 से लेकर के T1 तक देखना पड़ेगा, वहां तक ये एरिया उनको प्रभावित होगा। C7, C8 और T1 इसके प्लेक्सस मिलकर अल्नर नर्व बनाते हैं, जिसका इनर्वेशन एरिया मसल्स ऑफ अल्नर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म। भाई दो होंगे तो उसमें आप अल्नर साइड जो है वहां पर आप पाम ऑफ हैंड और स्किन ऑफ फिंगर्स, ये तो यानी हम लोग हमेशा ध्यान देंगे C7, C8, T1, यानी इस एरिया ऑफ इनर्वेशन के आधार पर हम लोग ये तय कर लेंगे कि हमको किस नर्व में ट्रीटमेंट देना है। ये स्पाइनल कॉर्ड का देखिए, ये C1 से लेकर के पूरा ये दिया हुआ है स्ट्रक्चर, और ये देखिए घोड़े की पूंछ की तरह जो आपको दिख रहा है नीचे, क्योंकि L1, L2 पर जाके खत्म हो गई और उसके बाद आपको फाइलम टर्मिनल नहीं बल्कि घोड़े की पूंछ वाले जो एरिया है वहां पर इसको देख सकते हैं, और ये ऐसे फैल के जाती है। तो इसी पर हम लोग सर्वाइव देते हैं कि ये घोड़े की पूंछ की तरह होती है, इसीलिए इसको घोड़े की पूंछ कहते हैं, कॉर्डा एक्यूना, इसको कॉर्डा एक्यूना बोलते हैं ये। तो अब यहाँ ऊपर देख लीजिए, चित्र में अगर देखें आप तो चित्र में ये आपको एक स्पाइनल कॉर्ड जब आई और वो यहाँ पर हमारे यहाँ स्पाइन के स्पाइनल कॉर्ड जो है आप करके वर्टिब्री में बने, और ये जो वर्टिब्री का एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, तो इसमें देखिए दोनों अंदर से जो दो नर्व निकली है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, दो निकली, और दो निकलने के बाद आगे जाकर के उन्होंने एक प्लेक्सस का निर्माण किया है, उसकी बातें कर रहे हैं। ये पेरिफेरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सेंसरी नर्व होगी वो हमेशा बैक ऑफ द स्पाइन से जाएगी और वो ऊपर ब्रेन को जाएगी, और जब आएगी तो एंटीरियर भाग से वो आएगी और तब वो इनर्वेट करेगी। फिर ये नर्व प्लेक्सस का पूरा विवरण दिया हुआ है कि कैसे हमको सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रैकियल, लंबर और सैक्रल, चार प्लेक्सस की जो बात हम लोग कर रहे हैं उस पर कौन सा इनर्वेशन एरिया है, कहाँ कहाँ उनको किस नाम है और वो कैसे कैसे प्रभावित करेंगे। साइटिका नर्व देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है, तो ये साइटिका नर्व है, कहाँ कहाँ से निकली है। देखिए लंबर के एरिया से, ये इसके निकलने का एरिया लंबर का, लंबोसैक्रल एरिया से निकली। सर्वाइकल प्लेक्सस का पूरा अलग से दिया हुआ कि ये सर्वाइकल प्लेक्सस C1, C2 कौन से एरिया में इनर्वेट करेगी, तो इनके आधार पर भी हम लोग देख करके और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ब्रैकियल प्लेक्सस का पूरा विवरण दिया हुआ है। रेडियल नर्व देखिए कहाँ कहाँ जाती है, रेडियल नर्व का जो एरिया है वहां दिखा हुआ है, और अल्नर का जो रेडियल लिखा, छोटी उंगली के आसपास का जो एरिया वो अल्नर नर्व, छोटी उंगली और जो है हथेली का आधा भाग, हथेली का आधा भाग जो है छोटी उंगली की तरफ वाला, ये इस पर है। और रेडियल जो है बाहर का एरिया है, थंब नाखून के सब पर वो भी एरिया है, और सामने का एरिया भी पीछे की तरफ का है। तो ये देखिए पोस्टर, इसको इसके आधार पर हम लोग अल्नर नर्व और उनके मीडियन नर्व के इनर्वेशन का एरिया जान सकते हैं। मिडिल फिंगर में जब भी कोई होगा एंटीरियर और पोस्टीरियर में, तो मीडियन नर्व जो काम करती है उसका इनर्वेशन एरिया। ब्रैकियल प्लेक्सस का पूरा दिया हुआ है, लंबर और सैक्रल प्लेक्सस का दिया हुआ है, सबका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ। पैरों में कौन कौन सा,
डर्मेट्रॉन मतलब डर्मेट्रॉन माने होता है जो डर्मिस यानी स्किन को जो प्रभावित कर रहे हैं उसमें, तो ये स्किन को कौन कौन से एरिया है इसके बाद इसके आधार पर भी हम देख सकते हैं कि थाई में कौन सा वो है, L2 है, L3 है, L4 देखिए नीचे है, L5 और S1 ये आपके पैरों में, तो माने उस जिस एरिया को देखें उस एरिया को देखें वहां प्रभावित कौन है, S1 कर रहा है, L5 कर रहा है, मीडियल प्लांटर। तो इसके आधार पर भी हम लोग ट्रीटमेंट का डर्मेटॉन पोस्टीरियर का दिया हुआ है। मायोटॉम रिलेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, ये जो है उसका C5 का देखिए एब्डक्शन में है, GH एब्डक्शन में है, ग्रेस एनाटॉमी, ये स्टूडेंट्स के लिए किताब मानी जाती है कि ग्रेस एनाटॉमी ये जो है इसके आधार पर जो स्टडी है वो अधिक सुटेबल मानी जाती है और उसमें हम लोग का ट्रीटमेंट का पैटर्न निकलता है। C6 में एल्बो फ्लेक्शन के लिए, C7 जो है एल्बो एक्सटेंशन के लिए, C8 ये इसका वर्क है इनर्वेशन एरिया, ये वैसे वर्क करती है। इनके आधार पर ये आपका हाथ उठ नहीं रहा, हाथ मूव नहीं कर रहा, हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है, ये सब आपका S1 से C5 से S1 तक का जो विवरण इसमें दिया हुआ है, इनके आधार पर हम लोग अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये जानने का तरीका है। यहाँ देखिए ये सब एरिया ऑपरेशन है, कैसे यहाँ प्लेक्सिस बने और प्लेक्सिस के बाद वो इनर्वेशन एरिया कौन कौन सा हुआ, कहाँ कहाँ प्रभावित किया उसने। पैरासिम्पैथिक डिवीजन, वो स्पाइन के अपना एनाटॉमी स्पाइनल वर्टिब्रा का एनाटॉमी दिखाया गया है। वर्टिब्रल एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क डिवीजन, ये संस्थान की एक किताब बहुत अच्छी है, उसके है। तो ये देखिए थोड़ा सा हम आप इसमें बताना चाहेंगे, इसको समझ लीजिए। ये डिस्क जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक डिस्क है, वर्टिब्रल डिस्क हम लोग उसको बोलते हैं। तो दो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के रूप में है। तो डिस्क में जो अंदर का एरिया है उसको एनुलस फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो भी जेली टाइप का पदार्थ है। तो ये एनुलस फाइब्रोसिस ये देखिए पूरा बना हुआ है ऐसे और एक डिस्क की तरह। एनुलस फाइब्रोसिस जो है बाहरी का एरिया है और अंदर का देखिए एरिया न्यूक्लियस पल्पोसिस कहलाता है। बाहर का एनुलस फाइब्रस और अंदर का न्यूक्लियस पल्पोसिस जो कलर्ड वाला अधिक दिखाई पड़ रहा है वो एरिया है। अब कैसे बीमारियां, मान लीजिए जो बीमारियां आप सिर्फ डिस्क की सुनते हैं वो कैसे आती हैं, तो उसमें तमाम तरह की प्रॉब्लम। सर्वाइकल डिस्क की एनाटॉमी पूरा दिखाया कि देखिए नर्व रूट जा रही है, बीच में ये आपका न्यूक्लियस पल्पोसिस है, ये बाहर एनुलस फाइब्रोसिस है। ये बीच का जो जहां पे दिखाया गया वहां पर नर्व आपको आ रही है, तो इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर यहाँ से गुजर रही है। उसके चारों तरफ के एरिया है, स्मूथ एरिया जो है सामने का होता है, पीछे का एरिया जो है स्पाइनस वाला होता है। तो जो उबड़ खबड़ टाइप का हो समझ लो पीछे का एरिया। अब देखिए कैसे स्पाइनल में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं वो उसको दिखाया गया, थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग जान लेते हैं। देखिए डिस्क हर्निएशन इज द पेरेंट कैटेगरी विच हैज सेवरल चिल्ड्रन अंडरनीथ इट। इसको डिस्क हर्निएशन का जो है उसकी कैटेगरी कितनी, वो ये इसको मिलता है मूल रूप से। तो इसमें क्या होता है, डिस्क बल्जिंग, एक्सटेंशन ऑफ द डिस्क मार्जिन बियॉन्ड द मार्जिन ऑफ द एडजेसेंट वर्टिब्रल एंड प्लेट। यानी अगर अपने मार्जिन से अधिक चला गया है तो इसको डिस्क बल्जिंग बोलेंगे। डिस्क प्रोड्यूशन इसको बोलते हैं a small herniation 2 to 4 millimeter which is not typically reabsorbed by the body and does poorly with discectomy and conservative treatment, usually has a broad base compared to the degree of extension। डिस्क प्रोड्यूशन और दिख चला गया, उसका आगे डिस्क्रिप्शन जब आप देखेंगे। फिर तीसरा होगा डिस्क एक्सट्रूशन,
तो ये मॉडरेट लार्ज हर्निएशन और अधिक बढ़ गया, पहले 2 से 4 में बढ़ा तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ा है, वहां एरिया में बढ़ा है। फिर डिस्क प्रोट्रूजन और आगे बढ़ा है, इसने कहा है ये 5 mm से अधिक, 5 mm से कम हो, लगभग 5 mm से, हाँ 5 mm से कम हो, अधिक होगा, विच हैज ए गुड चांस ऑफ बीइंग रिजॉल्व्ड बाय द बॉडी। फिर डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन, ये आपका a piece of extruded disc material has broken loose from the main body and disc fragment is sometimes floating within the vertebral canal। अब देखिए ये जो है, अब इसको चित्र में देखिए आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। स्टेजेस ऑफ डिस्क हर्निएशन, डिस्क बल्जिंग देखिए अपने एरिया से, डिस्क बल्जिंग के अपने एरिया से, जो उसका मार्जिन है, जिसको मार्जिन कहा जा रहा है, अपने एरिया से डिस्क निकल गया है, यानी ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस है ये अपने एरिया से बाहर आ गया और ये कहाँ चला गया, फाइब्रोसिस में, जो हम लोग एनुलस फाइब्रोसिस बोल रहे हैं, उसमें उसको उसको आगे कवर कर रहा है। लेकिन अभी अभी डिशेपिंग अधिक नहीं हुई है। दूसरा स्थित है डिस्क प्रोट्रूजन, यहाँ पर जो बीच का मटेरियल है वो आगे बढ़ा, लेकिन उसने देखिए डिस्क को भी डिशेप करना शुरू कर दिया, डिस्क भी डिशेप हो रही है, अपने एरिया से काफी निकल हुआ, हम अपने एरिया वहां से निकला लेकिन जो पल्पोसिस है उसके एरिया में रहा, फाइब्रोसिस, पल्पोसिस तो निकल गया लेकिन फाइब्रोसिस के एरिया में रहा, ये अपने फाइब्रोसिस के एरिया को डिशेप कर दिया इसने। तीसरी स्टेज है डिस्क एक्सट्रूजन, इसने अपने एरिया को, मार्जिन को बाहर निकल गया और इसने डिशेप भी कर दिया फाइब्रोसिस को। और चौथा डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन, ये इसका कुछ भाग टूट गया है जो वहीं पर अपना नेचुरली बाहर की तरफ आ गया है, ये जहां भी रहेगा वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इससे पेन होगा। ठीक है, ये इसके 4 कंडीशन। तो हम लोग थोड़ा सा बता रहे थे, ये चित्र है, ये पहले भी हमारे दिया हुआ चरक 3 वगैरह में दिया हुआ है, यहाँ भी ये भी सब ट्रीटमेंट के पैटर्न जो हमको दिए हुए हैं उसमें है। अब हम लोग आगे ट्रैक्ट, अब ट्रैक्ट क्या है, यहां से हम लोग पढ़ने जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है ट्रैक्ट, ये व्हाइट मैटर से बने, जो हम लोग देखा था ब्रेन से जो नीचे उतरेंगे, ये ब्रेन से जो नीचे उतरेंगे तो व्हाइट मैटर जो व्हाइट मैटर के बने होंगे, यानी ये न्यूरॉन होंगे। तो न्यूरॉन्स में कौन सा भाग होगा, न्यूरॉन में डेंड्राइट होगा, एक न्यूक्लियस होगा और एक्सॉन होगा। तो जो एक्सॉन होंगे उसमें माइलिन शीट चढ़ी होगी और वो व्हाइट मैटर के बने होंगे। तो ये व्हाइट मैटर से बने होंगे, इन्हीं को ट्रैक्ट कहते हैं। यानी ये सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो व्हाइट मैटर होगा या एक्सॉन होगा, एक्सॉन कह सकते हैं उनको, उनका समूह जो होगा उसको हम लोग ट्रैक्ट कहेंगे। 2 तरह के होंगे सेंसरी, ये ट्रैक्ट्स स्किन मसल्स और जॉइंट्स में मौजूद रिसेप्टर से जन्म लेते हैं। कहाँ जन्म लेते हैं सेंसरी वाले, ये जन्म लेते हैं स्किन और मसल्स और जॉइंट्स में जो मौजूद रिसेप्टर होते हैं उन्हीं से जन्म लेते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड से बने हुए, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक बंडल के रूप में पहुंचते, सेंसरी ट्रैक्ट है ये। यानी ये व्हाइट मैटर से बने हुए ऊपर की ओर जा रहे हैं और बताने के लिए, सूचना देने के लिए जा रहे हैं कि हमारा क्या, तो ये सेंसरी ट्रैक्ट कहलाएंगे। ये एक्सॉन ही तो है, ये एक्सॉन है जो व्हाइट मैटर से बने, क्योंकि माइलिन शीट चढ़ी हुई है। ये सेंसरी जो कहलाएंगे वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक बंडल के रूप में पहुंचते हैं, एक साथ कई गुच्छे के रूप में। इन्हीं को हम लोग अलग नाम बोलेंगे। सेंसरी कितने होंगे, फेसिकुलस ग्रेसिलस, ये इसके नाम है। ये क्या होगा, ये इनके बारे में हम लोग जान जाए, क्योंकि ये प्रश्न भी आता है।
ये कोसिजियल हमारे बीच में गर्मा बीच मैडम आ गई हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रोमोटर भी हैं और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। ये कोसिजियल सैक्रल स्पाइनल नर्व से मिलकर बना है। किससे बना है? ये फैसिलिस ग्रेसिलिस जो है कोसिजियल और सैक्रल स्पाइनल नर्व से मिलकर बना है। ये फाइबर्स मेडुला तक जाते हैं। तो देखिए कोसिक्स से मेडुला तक काफी लंबी यात्रा है। वहां पर न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में जाकर समाप्त हो जाते हैं। तो देखिए फैसिकुलस ग्रेसिलिस नाम है, तो ये न्यूक्लियस जो इसका ग्रेसिलिस का न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में जाकर समाप्त हो जाते हैं। ये फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड की पूरी लंबाई में मौजूद है। पहला ये है कि फैसिकुलस ग्रेसिलिस जो है ये कोसिजियल सैक्रल और से जारी हुए, वहां से बने मेडुला तक गए, मेडुला में जाके समाप्त हो गए और वहां पर न्यूक्लियस ग्रेसिलिस जो न्यूक्लियस टाइप है वहां पर जाके समाप्त हो गए। और ये पूरी लंबाई में, क्योंकि नीचे से लेकर के ऊपर सबसे नीचे कोसिक्स है, वहां से लेकर वो मेडुला तक वहीं तो है स्पाइन, तो स्पाइन की पूरी लंबाई में मौजूद है स्पाइनल कॉर्ड के। दूसरा क्या है? फैसिकुलस क्यूनिएट्स। अब ये क्या है? ये थोरेसिक T6 से T1 और सर्वाइकल स्पाइनल नर्व से मिलकर बना है। तो यानी T6 नीचे आएगा, T6 से T1 और T1 से ऊपर सर्वाइकल, तो यानी ये केवल T6 तक जाता है, ऊपर सर्वाइकल से T6 तक। फाइबर T7 से नीचे नहीं जाते, तो वहां से नहीं है। तो T6 से ऊपर का जो एरिया है थोरेसिक का और उसके बाद सर्वाइकल का, इसके फाइबर्स जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ये भी न्यूक्लियस क्यूनिएट्स में जाकर, वहां भी न्यूक्लियस है क्यूनिएट्स, तो वहां न्यूक्लियस फैसिकुलस क्यूनिएट्स इसीलिए कहा गया, ये क्यूनिएट्स में जाकर समाप्त हो जाते हैं। वो तो कोसिस से गया था ग्रेसिलिस वाला, ये हमारा क्यूनिएट्स वाला जो है ये कहाँ से? T6 से शुरू होगा और ऊपर तक जाएगा और फिर जाकर न्यूक्लियस क्यूनिएट्स में जाकर समाप्त हो जाएंगे। उपर्युक्त दोनों ट्रैक से निम्नलिखित संवेद मैसेज क्या जाएंगे ये जान। फाइन टच का दो स्पर्शों में अंतर, अगर आप दो उंगली यूं रखें, दो स्पर्शों उंगली में अंतर, तो देखिए एक तो ये दो स्पर्शों में अंतर डिस्क्रिमिनेशन, तो एक तो ये कि आपने टच किया तो वो बता दिया, फिर दूसरे ने टच किया तो बता दिया। दूसरा, दो उंगलियों में आप लगा दिया तो भी मालूम दो स्पर्श है कोई। फिर अंग स्थिति प्रोप्रियोसेप्शन माने अंग, आप पूरे, हमारा हाथ कहाँ रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है, कुर्सी पे रखा हुआ, ये हम बता सकते हैं। हमारे अंग की स्थिति क्या है, हवा में लटका हुआ है या किसी कुर्सी पे कहीं रखा हुआ, ये हमारा तो फाइन टच बताएगा, दो स्पर्शों में अंतर बताएगा। और दूसरा हम प्रोप्रियोसेप्शन, मतलब हम कहाँ पर हैं। और क्या बताएगा? वाइब्रेशन, कोई वाइब्रेशन कोई चीज हो रही है, वाइब्रेट करके आ रही तो भी। फाइन टच बताता है कि टच एग्जैक्ट कहां पर हुआ है, वो बता देगा कि ये जो हमारा पीठ पर है, किस जगह पीठ पर है, ये हमारा हाथ पर है, ये हाथ पर कहां पर है, कि ये एग्जैक्ट फाइन टच माने हुआ कि टच एग्जैक्ट कहां पर हुआ है। इसे डिस्क्रिमिनेटिव टच भी कह सकते हैं। अगर हम टच कोई करे कि हम टच कर रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं कहाँ टच किया है, तो ये नहीं, ये फाइन टच नहीं माना जाएगा। फाइन टच माने ये आपको डिस्क्रिमिनेटिव टच इसलिए कि ये बता दे रहा है कि शरीर के किस भाग में टच हुआ है। दो स्पर्शों में अंतर क्या? अगर दो उंगली से टच करें तो बता सके कि दोनों उंगली के स्पर्श में क्या अंतर है, हमें बता सके कि दो, वो भी बताए दो उंगली रखे, तो अगर आपको लगे कि एक ही उंगली से स्पर्श किया है तो इस दो स्पर्शों का अंतर नहीं बता पा रहा, उसको मालूम हो कि नहीं दो उंगलियां हैं यहाँ, तो ये अंतर। प्रोप्रियोसेप्शन ये बता सके कि स्पेस में हमारे हाथों पांवों शरीर की स्थिति कहाँ है। वाइब्रेशन, इसमें किसी वाइब्रेशनल इंस्ट्रूमेंट से टेस्ट करके जब जान सकते हैं कि सेंस हो रहा है कि नहीं। वाइब्रेशन माने अगर कोई यूं करें, हम टच करें तो वाइब्रेशन करें और उसको लगाएं तो मालूम हो कि टेस्ट कर बताएं कि हमको सेंस हो कि कहा।
तो ये दोनों ये जो जाते हैं T6 से ऊपर वाले और एक दूसरा क्यूनिएट्स वाले और ग्रेसलेस, ये दोनों मिलकर के ये बताते हैं चीजें। तीसरा क्या है? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स। ठीक, अब देखिए ये जो थे आपके एक क्यूनिएट्स और आपका ग्रेसलेस, ये मेडुला की बात कर रहे थे कि ये मेडुला में है। ठीक है, ये भी मेडुला में जाकर समाप्त हो रहे थे। अब आगे देखिए तीसरा अब आया स्पाइन, थैलेमिक माने थैलमस। तो इस ट्रैक्ट के फाइबर्स स्किन के रिसेप्टर से जन्म लेते हैं और स्पाइनल नर्व के माध्यम से स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचते हैं। तो कहां से लेंगे? स्किन से जन्म लेंगे। अभी हम लोगों ने ये कहा देखा था, ऊपर देखा था हम लोगों ने थोरेसिक T6 यहां से क्या था, ये कह रहे हैं ना, ये हमारे स्किन के रिसेप्टर से जन्म लेंगे, यानी यहाँ के टच को भी करेंगे और ये स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचेंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड के नर्व से साइनस बनाएंगे। पहले तो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेंगे, वहां से साइनस बनाए करके और फिर स्पाइनल कॉर्ड वाला नर्व फाइबर मेडुला पोन्स मिडब्रेन होते हुए थैलेमस तक पहुंच जाएगा। जब मैडम जी सर। बस थोड़ा सा ये देखिए, ये इसलिए आवश्यक है कि ये इस बार बार जब पढ़ेंगे 2-3 बार ना तो आपको तब क्लियर हो जाएगा। ये बताने का तरीका है इसमें कि कैसे कोई संवेदना कैसे मालूम होती कहाँ। तो पहले वाले दो थे वो मेडुला, वो पहले वो स्पाइन से क्रिएट हो रहे थे, वहीं से जन्म ले रहे थे और पहुंच रहे थे और वो जा रहे थे मेडुला में की ओर। ये क्या है? ये आपके फाइबर सारे जो स्किन है वहां से जन्म लेते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचेंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड में रुक जाएंगे, वहां साइनस बनाएंगे किसी के साथ, माने मैसेज ट्रांसफर करेंगे, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड वाला, फिर आगे स्पाइनल कॉर्ड, ये तो स्पाइनल कॉर्ड में समाप्त हो गए, वहां साइनस बनाने के बाद अगली वो वाला स्पाइनल कॉर्ड वाला नर्व फाइबर मेडुला में जाएगा, पोन्स में जाएगा, मिडब्रेन में जाएगा, फिर थैलेमस पहुंच जाएगा। तो इसीलिए थैलेमिक ट्रैक्ट कहा गया है। ये निम्नलिखित संवेद मैसेज ले जाते हैं। ये कौन सा मैसेज ले जाते हैं? दर्द का, पेन, टेम्परेचर का, कोवर्स टच का, यानी टच हुआ है मगर एग्जैक्ट किस स्थान पर हुआ है ये नहीं बता सकते। कोवर्स टच, कोई टच करे तो कोवर्स टच मालूम है, टच हुआ है, ये कहाँ किया है नहीं मालूम, ये इसको कोवर्स टच। फाइन टच माने बता सकता है कि नहीं हमको जो है कंधे पे कहाँ पे किया हुआ है, ये फाइन टच है। ये कोर्स टच की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि कोर्स टच है तो ये टच हुआ है, लेकिन किस एग्जैक्ट पर, किस स्थान पर वो नहीं बता सकते। इसमें शरीर के दाएं भाग के सेंसेशन अपोजिट साइड में जाते हैं। क्लियर? स्किन से शुरू हुआ, यहाँ राइट से जो इंफॉर्मेशन गई, हाँ वो लेफ्ट में चली गई, वो दाएं भाग के सेंसेशन अपोजिट साइड में चले जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां बताएंगे, मैसेज देंगे। फिर स्पाइनो, अभी क्या था? थैलेमक था, अब स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट्स, यानी यह सेरेबेलम इसमें इन्वॉल्व है। वहां थैलेमस था, यहाँ सेरेबेलम था। स्पाइन और सेरेबेलम कैसे? इसके फाइबर भी त्वचा स्थित रिसेप्टर से जन्म लेंगे, वहीं से वो भी लेंगे। इसमें ज्वाइंट्स, टेंडन्स, मसल्स के फाइबर भी शामिल है। जो ज्वाइंट है वहां भी, मसल है वहां भी, सब मसल्स के भी, स्किन के, टेंडन के, ज्वाइंट सब शामिल है। इसमें स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में निम्नलिखित, इसमें और स्पाइनोथैलेमिक में अंतर क्या है बता रहे हैं। अंतर क्या है? थैलेमिक ट्रैक्ट में फाइबर्स त्वचा के रिसेप्टर जन्म लेते हैं, जो पहले वाला बताया था वो त्वचा के रिसेप्टर्स में। इसमें ज्वाइंट्स, मसल, टेंडन्स के फाइबर शामिल नहीं है थैलेमस वाले में। इसमें सेरेबेलम में इसमें इसके भी ट्रैक्ट शामिल है, ज्वाइंट्स के भी, मसल्स के, टेंडन्स के। वो केवल जो थैलेमस वाला था वो केवल त्वचा वाला था, ये त्वचा के साथ ज्वाइंट्स, मसल, टेंडन सब शामिल है। सेरेबेलर ट्रैक्ट के में फाइबर्स त्वचा के रिसेप्टर्स जन्म लेते हैं। इसमें त्वचा के अतिरिक्त मसल,
टेंडन्स और जॉइंट्स के फाइबर भी शामिल होते हैं, यानी सेरेबेलर में दोनों शामिल होते हैं, थैलेमिक ट्रैक्ट में शामिल नहीं होते। ये अंतर है। और क्या अंतर है? थैलेमिक ट्रैक्ट से त्वचा के रिसेप्टर से जन्मे फाइबर्स मेडुला तक जाते हैं, थैलेमिक ट्रैक्ट में मेडुला तक जाते हैं, और वहां पर वहां साइनस बनाने के बाद आगे मेडुला से फाइबर्स थैलेमस जाते हैं। पहले वो देखिए, वहां फिर देखिए। थैलेमिक में ये स्पाइनल कॉर्ड पहुंचते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के नर्व से साइनस बनाते हैं, तो यानी फिर स्पाइनल कॉर्ड वाला नर्व फाइबर मेडुला पोन्स होते हुए मिड ब्रेन तक पहुंचता है। तो ये कह रहे हैं कि स्पाइनोथैलेमिक जो है, स्पाइनोथैलेमिक जो बी वाला देखिए, थैलेमिक ट्रैक्ट से त्वचा के रिसेप्टर्स जन्मे फाइबर्स मेडुला तक जाते हैं, वहां साइनस बनाने के बाद आगे मेडुला से फाइबर थैलेमस तक जाते हैं। यानी जो मेडुला में पहुंचा, स्पाइन से पहुंचा, मेडुला पहुंचा, तो मेडुला में वो रुका, और रुकने के बाद साइनस बनाया, तब वहां पहुंचा। ये थैलेमस वाले में। सेरेबेलर में क्या होता है, त्वचा, टेंडेंस, मसल, जॉइंट्स में जन्मे फाइबर्स भी मेडुला के साइनस बनाते हैं और फिर मेडुला से सेरेबेलम तक जाते हैं। दोनों ही काम करते हैं, यहाँ कोई अंतर नहीं है। बस ये है कि वो थैलेमस में चले जाता है, ये आपका सेरेबेलम हो जाता है। मेडुला में जाएंगे, वहां साइनस बनाएंगे तब। थैलेमिक ट्रैक्ट में शरीर के उल्टे भाग, हमने पढ़ा था ना कि बाएं तरफ से दाएं वाले के इंपल्स ही शरीर में जाते हैं, यानी थैलेमस में जाते हैं। थैलेमस में वही जाते हैं जो उल्टी तरफ वाले होते हैं। सेरेबेलर ट्रैक्ट में शरीर के उल्टे भाग के इंपल्स तो शरीर में यानी सेरेबेलम में जाते हैं, इसके अतिरिक्त सेम साइट के भी आंशिक इंपल्स भी जाते हैं। यानी थैलेमिक ट्रैक्ट में तो उल्टे भाग के जाएंगे, लेकिन सेरेबेलम में दोनों तरफ के जाते हैं। उधर के जाएंगे ही, उधर उल्टे वाले, इधर के वाले उधर जाएंगे, लेकिन सेम साइड में भी जाते हैं आंशिक। इसमें पोस्चर, बॉडी बैलेंस और जॉइंट्स मूवमेंट पता चलता है। तो ये चूंकि सेरेबेलम है, ये कंट्रोल करता है बॉडी पोस्चर करती है। फिर पांचवा स्पाइनो टेक्टल। टेक्टल मिड ब्रेन को कहते हैं, उसका पार्ट है। टेक्टल मिड ब्रेन का एक पार्ट है। तो स्पाइन से मिड ब्रेन की बात करें। अभी हमने कहा था थैलेमस, फिर हमने कहा सेरेबेलम, और हमने कहा कि टेक्टल माने मिड ब्रेन। स्किन से, मसल से, जॉइंट से पैदा होकर, स्किन से पैदा होंगे, मसल से पैदा होंगे, जॉइंट से पैदा होंगे, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए इंपल्स यानी संवेद मिड ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो ये वास्तव में मिड ब्रेन का भाग है। कौन? टेक्टल मिड ब्रेन का भाग है। इससे क्या पता चलेगा? स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्स, स्पाइन का विजुअल देखने वाला, कि मतलब कोई आई तो तुरंत रोशनी की तरफ आपने रिफ्लेक्स। प्रोटेक्शन है तो पैर झपकाना, यूं झपकाना। लाइट कम आने, लाइट अधिक आने, दूर की वस्तु देखने के लिए ये करना, कंट्रोल करना। देख, यूं फैला दिया, यूं कर लिया, आंखें बीच लिया, ये जो होता है ये इससे होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने तीन तरह के वाग देखिए ट्रैक्ट। ये हमारे सर्वाइकल के थे। अब हमारे इसमें जब दोबारा पढ़िएगा तो और समझ में आएगा। अब मोटर ट्रैक्ट, ये दो प्रकार के होते हैं, एक पिरामिडल और एक एक्स्ट्रा पिरामिडल। एक पिरामिडल और एक्स्ट्रा, दो मोटर ट्रैक्ट। अब देखिए कैसे। अब ये मोटर ट्रैक्ट हम लोग, गरिमा मैडम, मोटर ट्रैक्ट हम लोग जो शुरू हो रहे हैं, ये मोटर ट्रैक्ट माने यहाँ से कॉर्टेक्स से शुरू हो रहा है। यही तो यहीं से शुरू है ना, यहाँ से शुरू होंगे, है ना। मोटर ट्रैक्ट माने मैसेज देने, मैसेज तो ले लिया, अब ऑर्डर देने वाला नहीं। गरिमा मैडम नहीं, क्या है? नहीं आप? जी सर, हैं जी सर। जो मोटर ट्रैक्ट है, अब मोटर माने ऑर्डर देने वाला, यानी कोई मैसेज तो मिल गया, अब हमको करना क्या है, ये मोटर ट्रैक्ट बताएगा। जैसे सीपीयू है ना, आपने 2 और 2 लिखा और 2 जोड़ दो, तो ये पहुंच गया। फिर उसने जोड़ा, जोड़ने के बाद अब वो ऑर्डर दे रहा है कि 4,
तो ये 4 वाला जो ऑर्डर वो मोटर ट्रैक्ट है। तो अब ये पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिड दो तरह के होंगे। अब देखिए, तो पिरामिडल को कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। देख कॉर्टेक्स मालूम है, ऊपर वाला एरिया, जी सर, बाहर कॉर्टेक्स ऊपर का। तो कॉर्टेक्स और स्पाइनल, यानी उसे नाम है कॉर्टिको स्पाइनल। अब देखिए, पढ़िए इसको। इस ट्रैक्ट के फाइबर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में स्थित पिरामिड के आकार के न्यूरॉन से के एक्सॉन है। एक्सॉन तो है क्योंकि हम लोग व्हाइट मैटर की बात कर रहे हैं। तो कहा पिरामिड के आकार कोई न्यूरॉन, न्यूरॉन जो है पिरामिड के आकार के न्यूरॉन है, उनके एक्सॉन है, इसलिए पिरामिडल कहा गया है। इस ट्रैक्ट के जो फाइबर हैं, जो संदेश लेके जाएंगे, जो ऑर्डर लेके जाएंगे, वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ऊपर। तो कॉर्टेक्स की वजह से कॉर्टिको स्पाइनल कहा। तो कॉर्टेक्स के पिरामिड के आकार, कुछ पिरामिड के आकार के न्यूरॉन पाए जाते होंगे, तो उनके एक्सॉन हैं, ये इसलिए इसको पिरामिडल कहा गया। ये जो मिड ब्रेन पोन्स मेडुला से होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं। कैसे? रूट यही है, ऊपर से आएगा कॉर्टेक्स है तो मिड ब्रेन में पहुंचेगा, फिर उसके नीचे पोन्स में पहुंचेगा, फिर मेडुला में पहुंचेगा, तब स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। यही तरीका यही है। तो वहां कोई गड़बड़ नहीं है। इनका 65 से 70% भाग मेडुला स्तर से ही दूसरी तरफ क्रॉस करके चला जाता है। अब ये ऑर्डर देने वाला, देखिए ऑर्डर देने वाला है, वो सेंसरी वाले थे जो आधे इधर चले गए थे, और थैलमस में तो आधे वाले चले गए थे दूसरी तरफ इधर, और इसमें थैलमस के ऊपर जो सेरेबेलम था उसमें कुछ लोग उसी तरफ जा रहे थे, कुछ लोग दूसरी तरफ जा रहे थे। यहाँ क्या है, 65% जो ऑर्डर देने वाले हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, वो 65 से 70 भाग दूसरी तरफ क्रॉस कर गए। शेष 30-35% भाग उसी ओर के स्पाइनल कॉर्ड में चला गया। वापस वाला जो ऑर्डर दे रहा है, फिर वहां से स्पाइनल नर्व के माध्यम से शरीर के ऑर्गन मसल को इनर्वेट करते हैं। इसका संबंध किससे है? कहां कहां करता है? ऑल्फैक्टरी, यानी ये जो है लगभग सबसे जुड़ा, एक केवल छोड़ करके सबसे ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ट्राइजेमिनल, फेशियल, वेस्टिब्यूल और कॉक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी, हाइपोग्लोसल, और ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ट्राइजेमिनल। फोर्थ नहीं है, देखिए फोर्थ नहीं, फोर्थ है फेशियल, फोर्थ फेशियल है ना, तो ये पांचवा फेशियल, तो फिफ्थ है ओ ओ ओ टू टच एंड फील। एडजेसेंट नहीं इसमें, है ना, एडजेसेंट नहीं है ना, एडजेसेंट नहीं है, हाँ वो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं तो 3 नहीं है इसमें, 3 नहीं है, बार 3 नहीं है, 3 नोट कर लीजिएगा। ओ ओ ओ एक और है, ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक भी नहीं है, ऑप्टिक है, तीसरा वाला नहीं है, टच, ट्राइजेमिनल है, ट्रांसड्यूसेंस नहीं है, टू टच एंड फील, एब्सेंस नहीं है, ओ टू टच एंड फील वेरी गुड, वैकेशन एट होम, हाँ और सब है। फील के बाद पहले टू टच एंड फील, वहीं पे पहले वाली ही, थर्ड, फर्स्ट सेकंड, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ है, सिक्स्थ नहीं है, स्पेशल 7वीं है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। कार्य क्या है? समस्त बोन और मसल्स की गतिविधि को नियंत्रित करके संबंधित बोन ज्वाइंट्स में गति उत्पन्न करना। अब चूंकि ये ऑर्डर दे के आ रहा है, तो ये बोन मसल्स की गति को नियंत्रित करके उसको कहेगा कि गति उत्पन्न करो। ठीक है, क्लियर हो गया? अब एक्स्ट्रा पिरामिड करता है, 2 ट्रैक्ट है। ये पिरामिडल न्यूरॉन से भिन्न न्यूरॉन से जन्म लेते हैं। एक तो पिरामिडल वाले हैं, पिरामिड के आकार के हैं, तो उनसे जन्म लिया तो पिरामिडल हो गया। जो एक्स्ट्रा पिरामिडल है, ये उनसे भिन्न है, कोई है न्यूरॉन, उनसे जन्म लेते हैं। ये कुल 6 है। कॉर्टिको बल्बर, इसके न्यूरॉन्स पिरामिडल ट्रैक्ट न्यूरॉन्स के पास ही स्थित है, बहुत दूर नहीं है, पास स्थित है। ये एरिया नंबर 3126 से निकलते हैं।
ये ब्रेन का एरिया है, आप पढ़िएगा जब लोग आपको मानव शरीर विज्ञान के जब आप शरीर वाले वो ब्रेन वाले में चलेंगे तो उसमें लिखा गया एरिया नंबर लिखा हुआ है। तो 312 जी सामने सर, का जी होगा, सर, जी सामने सर। वाले तो 3126 से निकलते हैं। इसके एग्जॉन पिरामिडल ट्रैक्ट में ही समाहित हो जाते हैं, निकलेंगे तो यहाँ से लेकिन फिर समाहित हो गए उसी में। ये ट्रैक्ट सीधे स्पाइनल कॉर्ड में नहीं जाता, ये ट्रैक्ट सीधे नहीं जाएगा बल्कि उसी में जाकर मिल जाएगा। जन्म तो लिया लेकिन फिर जाकर के पिरामिडल में शामिल हो गया। कार्य क्या है? पिरामिडल ट्रैक्ट जो कार्य करता है अर्थात ज्वाइंट मूवमेंट करता है उसी में सहभागी हो जाता है। इसका इनर्वेशन लैरिंग्स, फेरिंग्स, पैलेट, फेस, जॉ, आइज में होता है, उसी में सहभागी होता है और एरिया में यहाँ पे करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है? रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। रूब्रो यानी लाल, रूब्रो का अर्थ है लाल। ठीक है। तो रूब्रो में लाल, तो लाल जो है मिड ब्रेन में हो, मिड ब्रेन में होता है। लाल इसलिए कहता है मिड ब्रेन से निकलता है, मिड ब्रेन में स्थित दो अंडाकार। अब देखिए वो तो कॉर्टेक्स से निकला था, ये मिड ब्रेन से निकल रहा है। मिड ब्रेन में रूब्रो माने लाल, लाल मिड ब्रेन में होता है। मिड ब्रेन में स्थित दो अंडाकार ओवल शेप लाल न्यूरॉन से निकले एक्सॉन है। लाल न्यूरॉन लाल रंग का होता है, तो वो न्यूरॉन से निकले एक्सॉन से ये निर्मित होता है। ये भी स्पाइनल कॉर्ड में जाता है और पिरामिडल ट्रैक्ट के करीब रहता है। ये उसमें शामिल नहीं होता लेकिन उसके बगल बगल चलता है। अब देखिए क्या है ये मांसाहारी जानवरों की चालाकी घात लगाकर हमला करने में सहायक होता है। इसी की वजह से वो लोग जानवर लोग जो है ये वाला उन्हें पावरफुल होता है, जिसकी वजह से घात लगाने के काम। तीसरा वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। पोन्स और मेडुला के जंक्शन में तीन प्रकार के न्यूरॉन्स हैं। पोन्स और मेडुला, पोन्स ऊपर है मेडुला नीचे है, के जंक्शन में तीन, सुपीरियर, मीडियल, लेटरल, यहीं से जुड़ा हुआ है। यहीं से जुड़ा हुआ है हमारा वो सेरेबेलम। इसके अतिरिक्त वेस्टिबुलर न्यूक्लियस भी उपस्थित होता है, चारों मिलकर ट्रैक्ट बनाते हैं। तो वेस्टिबुलर ये मेडुला के जंक्शन में स्पाइनल वाला हुआ, मेडुला, सुपीरियर, मेडुलर, और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस भी शामिल है, तो चारों मिलकर ट्रैक्ट बनाते हैं। तो ये क्या निम्नलिखित क्या है? एंटीरियर डिवीजन और लेटरल डिवीजन, दो डिवीजन, एक सामने वाला एक साइड वाला। सुपीरियर और मीडियल से निर्मित, सुपीरियर ऊपर वाले से और मीडियल से निर्मित हो तो एंटीरियर डिवीजन चला जाएगा। सो ऊपर वाला और मीडियल बीच वाले से जो निर्मित है वो आगे चला जाएगा, और जो लेटरल और इंफीरियर से निर्मित है वो लेटरल डिवीजन हो जाएगा। दोनों यूनाइट होकर स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं। इनका कार्य क्या है? लेटरल डिवीजन क्या करता है? स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन याद करिए, गर्म में पड़ा हाथ तुरंत टच हो गया, हाथों में जी सर। मसल टोन दिखाना, ये हुआ। और इंटीरियर क्या? रिफ्लेक्स एक्शन, नोजिया, वोमिटिंग, रेस्पिरेशन, आई एंड मूवमेंट का इंटीग्रेशन। ये जो है पर जैसे नोजिया हो तो आप तुरंत वो कर देंगे, कोई हो गई कोई चीज आई खराब, तुरंत वोमिटिंग हो गई। ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो उसकी वजह से। आई और नेक मूवमेंट, आई नेक मूवमेंट मतलब बदल, इधर से साउंड कोई आई तो यूं तुरंत देखा तो तुरंत आई और नेक का मूवमेंट, ये तुरंत उसकी दशा में परस्पिरेशन, कोई भी आई नेक मूवमेंट का इंटीग्रेशन दोनों का, मतलब इधर देख रहे हो आई यूं दिखा दे, यूं देख रहे तो यूं दिख जाती ना, अदरवाइज ना घूमे। चौथा है टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट। ब्रेन स्टेम का एक भाग मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का एक भाग टेक्टम है, वो भी टेक्टम। रूब्रो भी था लाल, मिड ब्रेन ये भी टेक्टम। इसी में दो समूह सुपीरियर और इंफीरियर कैलिकुली होते हैं, दोनों के एक्सॉन क्रॉस करके फिर नीचे उतर के मेडुला में जाते हैं, यहीं से क्रॉस करके चले जाते हैं। कार्य क्या है? विजुअल स्पाइनल रिफ्लेक्स अर्थात आई और सर के मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन। जिधर आप उधर देखना है तो इधर देखना तो सर इधर घूमेगा, इधर देखना तो इधर सर घूमेगा, तो ये जो कोऑर्डिनेशन काम है वो। ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्स, कानों में सुनकर गर्दन के मूवमेंट, कान में सुनाई पड़ा इधर तुम मुड़ दिए, तो ये जो कोऑर्डिनेशन काम है ये इसका काम है। फिर पांचवा है ओलिवो स्पाइनल ट्रैक्ट।
एंटीरियर मेडुला में, सामने वाले मेडुला में ओलिवरी न्यूक्लियस स्थित होता है, थैलेमस से है पूरे फंक्शन अज्ञात। छठवां, रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट ब्रेन स्टेम की संपूर्ण लंबाई में, ब्रेन स्टेम पूरा, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला तीनों की ब्रेन स्टेम संपूर्ण लंबाई में मकड़ी के जाले की तरह एक जाल बिछा हुआ है। ये कॉर्टेक्स, थैलेमस या सेरेबेलम की तरह संरचना नहीं है, ये एक फॉर्मेशन है, एक मैट्रिक्स की तरह है, मतलब कोई संरचना न होकर ऐसे फैला हुआ है। इससे निकले कुछ फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड में उसी तरफ जाते हैं, परंतु कुछ क्रॉस करके विपरीत साइड में जाते हैं। कार्य क्या है? मांसपेशियों में तनाव रिफ्लेक्स का नियमन और व्यक्ति के जागने सोने संबंधित प्रकृति के लिए उत्तरदायी। तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड मोर और लेस समाप्त हो गया। स्पाइनल कॉर्ड हम लोगों का है, आगे है लेजन जो है हम लोग बताएंगे बाद में, मतलब जो बीमारियां हैं वो रह गया है, यहाँ से रह गया है। अभी थोड़ा सा रह गया है। जी सर, है वो। हाँ, थोड़ा सा रह गया है वो लेजन जो है ना, वो होगा। उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। अब ब्रेन को हम लोग जल्दी से पढ़ना चाहेंगे, तो ब्रेन को हम लोग किताब से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, किताब से भी, और अगर आवश्यक नहीं हुआ तो हम लोग किताब को पूरा कर देंगे। और जब कभी कभी एक्स्ट्रा पढ़ाना होगा अलग से तो हम लोग और डिटेल में बता सकते हैं, क्योंकि डिटेल बताएंगे तो बहुत समय लगेगा, है ना, क्योंकि कोर्स तो उतना बहुत लंबा है। जी सर। और वैसे काफी लंबा है। ब्रेन को समझना धीरे धीरे, ब्रेन के हम लोगों ने पांच लिए, सेकंड सेमेस्टर से लेकर अभी तक हम लोग 5 लिए। स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग खूब पढ़ा रहे हैं ताकि समझ में आए, धीरे धीरे समझ में आए। तो हम लोग 4-5 क्लास ले चुके हैं, अभी 4-5 क्लास और भी और चलेंगे ब्रेन के संबंध में, इसलिए ब्रेन काफी लंबा है। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो उनकी गुण है, जो वो हमें कुछ उनका प्रतिशत अगर आता है तो हम उस ज्ञान को आगे जरूर ट्रांसफर करें, ताकि उनके जो मूलभूत भावना थी, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इसको गति मिल सके और समाज में जागरूकता आ सके, और हमारे लिए, सबके लिए ये थेरेपी कल्याणकारी साबित हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग ब्रेक लेते हैं 2 मिनट का, फिर हम लोग आते हैं अभी BHB वहीं शुरू करेंगे और उस पर शरद जी आएंगे क्लास में।